हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या देखना है हम लोगों को। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर यानी सीधी सी बात है, क्लास 6 का तो हमारा हिस्ट्री ख़त्म हो चुका था। ठीक, कल ख़त्म हो गया है। तो अब कौन सी क्लास का पढ़ेंगे? 7th क्लास का। और मैं आपको बता दूँ बहुत क्लियरली कि क्लास 7th का हिस्ट्री आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर इसका बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको थोड़ा और पतला करेंगे, इतना कर लेंगे। चलिए देखिए क्या है। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का पड़ता। तो जो 1000 वर्षों में देखिए परिवर्तन होते रहते हैं। पहले हम लोग छोटे थे, अब अपनी लाइफ से लगाइए, छोटे से बच्चे थे, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। कुछ दिनों में हम लोग क्या होंगे? कुछ दिनों में हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ये परिवर्तन है, ये आपकी लाइफ के परिवर्तन है और ये पूरी दुनिया को लेके चल रहे हैं। यानी 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो क्या बदलाव हुए, ठीक है, क्या परिवर्तन हुए, तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये देखिए आप, मैं इसको थोड़ा देखिए जूम इन करके दिखाऊं तो देखिए आप इधर पे ये दिखाया गया है। अब आप कहेंगे कि क्या चीज़ है, क्या दिखाया गया है, ये आपको कौन सा समझ में आने वाला है इतने जल्दी? ये आपका जो है इंडिया का नक्शा दिखाया गया है। आप कहेंगे कैसे? यहाँ से तो आपको कहीं भी इंडिया नहीं दिखेगा। आप एक बार इसको उल्टा करिए तो ये हिस्सा आपको दिखेगा। ये रहता है इंडिया का इस टाइप से हिस्सा बना हुआ रहता है, उल्टा बना हुआ है नक्शा। ठीक है, और ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? ये आपका श्रीलंका है, नीचे की साइड लटका हुआ इंडिया की, तो ये आपका श्रीलंका है। तो ये कब का नक्शा है, ये चीज़ भी आप गौर करिए कि बना हुआ कब का है। तो इसमें बताया गया है कि जो मानचित्र बना हुआ है 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। आ गई बात आपको समझ में कि कब का बना हुआ है? 12वीं शताब्दी का बना हुआ है, आज का बना हुआ नहीं है। तो कैसा बनेगा? ना तो पहले आपके कुछ नहीं होता था, क्या कैसे नापें, कैसे पता चले? ठीक है, एक भूगोलवेत्ता इंसान है वो क्या कर लेगा? अब तो सैटेलाइट लगे हुए हैं, सीधा सीधा नक्शा आपको दिख जाएगा, है ना। तो पहले नहीं होता था ये सब। चलिए देखिए आगे। अब थोड़ा इसमें बताया गया कि मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। अब एक बार आप मानचित्र 2 और देख लीजिए। तो जब आप मानचित्र 2 पे गौर करेंगे तो आप तो सीधा सीधा आपको इधर से गुजरात से लेके सब आपको श्रीलंका, केरल सब आपको दिख जाएगा, पश्चिम बंगाल वगैरह। लेकिन ये नक्शा कब का है? तो देखिए इधर पे 18वीं सदी के प्रारंभ में गिब्लोम द लिस्ले के अनुसार, एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप। तो वो कब का था? वो आपका 12वीं सदी का था। ये आपका कब का है? 18वीं सदी का है। 600 साल का अंतर। 600 साल में लोग बागों ने खोज लिया था कि इंडिया जो है किस टाइप का दिखता है। ये तो आपका नक्शा जो है काफ़ी बारीकी से बना हुआ है। देखिए आप इसको जूम करके देखिए इधर पर कितना बारीकी से नक्शा बना हुआ है। इधर पे देखिए इस टाइप से, इधर पे देखेंगे आप, देखिए इधर पर किस टाइप से बारीकी से बना हुआ है ना। इधर से सीधा सीधा नहीं बना हुआ है, बहुत बारीकी से है ना। यानी लोग बागों को समझ में आ चुका था। और इसमें आप देखेंगे तो छोटा छोटा लिखा हुआ भी है, यानी जगहों का नाम भी लोगों ने उस समय पे खोज लिए थे और सारा कुछ जो है बना रखा था। यहाँ पे गल्फ ऑफ बंगाल, इधर पे देखिए आप, गल्फ ऑफ बंगाल है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोनों नक्शे आपने देख लिए। अब इधर पे देखिए कि क्या बोल रखा है। जो मानचित्र 1 बना हुआ है आपका, अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। कब की बात है? 12वीं शताब्दी, 1154 की बात है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा था और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है ना। मानचित्र 2 जो है एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, 1720 में इन्होंने बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं। उल्टा मतलब हम लोग उल्टा करके देखेंगे तब हमें समझ में आता है। उसको समय पे जैसा समझ में आया उसने बना दिया। श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है, श्रीलंका का जो द्वीप है ऊपर की तरफ है। इधर पे देख लीजिए एक बार आप, ये बना हुआ है, ये ऊपर की साइड बना हुआ है, ये उल्टा पूरा बनाया हुआ है। अगर आप दिशा निर्धारण करेंगे
तो कैसे करेंगे दिशा निर्धारण करेंगे? ये तो आपका पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। यानी जो ये चीज़ आज हम दक्षिण पढ़ते हैं ये आपका पूरा उत्तर में दिखाया गया है ना। चलिए अब देखिए आगे, इतनी बात हो गई आपकी, चलिए आगे देखिए। अब ये जो आपका दूसरा दिया हुआ है मानचित्र, इसमें आपके कुछ जाने पहचाने नाम भी दिए हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज दिया हुआ है। कन्नौज तो आप बहुत ही प्रसिद्ध था, आगे हम पढ़ेंगे। क्लास 7 का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नॉलेज आपको मिलेगा इससे। हिस्ट्री में बहुत कुछ हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कक्षा 6 में उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें खास थीं। मानचित्र 2 पहले मानचित्र 1 के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद आया था। वो 12वीं सदी का था, 12वीं शताब्दी का, और ये जो दूसरा वाला है जो 18वीं शताब्दी का था, यानी 600 साल का अंतर आया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। ये जो आपका 18वीं सदी का है, इसमें जो तट वाले इलाके इनको काफ़ी बारीकी से बनाया गया है और बारीकी से इनके नाम लिखे गए हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि इतना बारीकी से जो ब्यौरा था, इसको देखकर थोड़ा आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो जो व्यापारी थे, वो जो नाविक थे, वो समुद्र नाव निकल के उनको आना पड़ता था, तो वो लोग इसका उपयोग करते थे। चलिए देखिए, इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इसलिए जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आगे देखिए, इधर पर साइड में कुछ नहीं दिया हुआ है, इधर देखिए नई और पुरानी शब्दावली। तो शब्द क्या होते हैं आपके, किसी चीज़ को जो है पहले कुछ बोलते थे, अब कुछ बोलते हैं, तो समय के अनुसार शब्दों में परिवर्तन होता रहता है शब्दावली में। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो अभिलेख मिले हैं वो जगह जगह में, अलग अलग तरह की जगह में जब आप लोगों को अभिलेख मिलेंगे तो वो अलग अलग भाषा में मिलेंगे। तो बोल रहे हैं कई तरह, एक तो क्षेत्रीय भाषाओं में मिलेंगे, क्योंकि एक तो पहले इंसान ऑलरेडी पढ़ा लिखा नहीं होता था अधिकतर पर्सन, ठीक है, और अब आप कोई और दूसरी भाषा लिख देंगे तो फिर उसको अभिलेख में क्या ही समझ में आएगा। अभिलेख का क्या था, लोग बाग इसलिए अभिलेख लिखवा देते थे, ताकि अशोक ने अभिलेख क्यों लिखवाए थे, ताकि वो अपने ज्ञान का और जो वो चीज़ लोगों को समझाना चाहते थे उसका प्रसार कर सकें। इसलिए उन्होंने अभिलेख जो है क्षेत्रीय भाषा में लिखवाए थे। क्षेत्रीय भाषा लिखवाने से क्या था कि लोग बाग उसको थोड़ा आसानी से समझ लेते थे, है ना। और फिर भी लोग बाग पढ़ नहीं पाते थे, कुछ लोग ऐसे रहते थे वहाँ पे जो उन अभिलेखों को पढ़ के सुनाया करते थे उन लोगों को। और ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आ चुका है। जैसे देखिए अर्थ में बदलाव क्या आया हुआ है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में, भारत को हम हिंदुस्तान कहते हैं, ठीक है। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज इसराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। कब से था बताइए, कि जो आपका साउथ का हिस्सा जो है हिंदुस्तान या इंडिया में जो है काउंट नहीं किया जाता था। आई बात समझ। पंजाब से मतलब है आज का पंजाब नहीं, पंजाब में आपका अफगानिस्तान से लेके जो है आपका पूरा पाकिस्तान आता था, ठीक है। हरियाणा गंगा यमुना के पूरे बीच के मैदान का इलाका, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जो दिल्ली का सुल्तान था और उसका जो अधिकार क्षेत्र था उसको हम कहते थे हिंदुस्तान। लेकिन अब हिंदुस्तान का क्या मतलब है, पूरा साउथ, पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे सल्तनत बढ़ी, जैसे जैसे जो दिल्ली के राजा थे, जो दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने जगह जगह जीत दी, और जैसे जैसे वो इस क्षेत्र को जीतते गए तो वो आपका जो है हिंदुस्तान में शामिल होता गया।
लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर आया। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। अब जो है यहाँ पर क्या होने लगा, हिंदुस्तान के शब्द का, हिंदुस्तान का जो उपयोग हो रहा था वो किस तरीके से हो रहा था, मतलब जो उपमहाद्वीप का जो पूरा भूगोल था, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ पहाड़ियाँ हैं, कहाँ नदियाँ बहती हैं, ठीक है, पशु पक्षी कहाँ वन हैं, कहाँ कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं, और यहाँ के जो निवासी, तो इन पूरी संस्कृति का वर्णन किया। फिर उसको क्या बोला, हिंदुस्तान है। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। यानी जो अमीर खुसरो थे वो क्या करते थे, वो हिंद शब्द का प्रयोग करते थे। मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। यानी आज जैसे अर्थ हम लेते हैं हिंदुस्तान का, जैसा अर्थ वो उस समय पे नहीं था, 13वीं-14वीं शताब्दी में। चलिए आगे देखिए। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लो, हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, ठीक है। और मध्य युग में इसका प्रयोग किस तरह किया जाता था, विदेशी शब्द का प्रयोग था, देखो क्या था, मानो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहे जाते थे, विदेशी। आज क्या मतलब है, जो इंडिया का व्यक्ति नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, विदेशी, यानी दूसरे देश से आया हुआ, है ना। अब उस समय पे क्या था कि हमारे बगल वाले गांव से ही जो हमारी समाज और संस्कृति का अंग नहीं है और पास वाले गांव का ही व्यक्ति है, तो हम उसको क्या कह देंगे, विदेशी, ठीक है। और विदेशी का हिंदी आपका परदेसी होता है और फारसी में इसको अजनबी कहते हैं। फारसी अजनबी शब्द है, इसको याद रखना। हिंदी के क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछेगा कि जो आपका अजनबी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तो फारसी भाषा का है, परदेसी हिंदी है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। अब देखिए, जो वनवास में खाना बदोश लोग बाग रहते थे, ठीक है, जनजाति के लोग बाग रहते थे, उनको भी विदेशी कहा जाता था। जो नगरवासी थे उनको विदेशी कहते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते थे। वो बात अलग है कि एक हिंदू एक मुसलमान है, ठीक है, वो अपना अपना धर्म है, लेकिन कम से कम जानते तो हैं कि हमारे गाँव का है। अब जब हमारे गाँव का है तो उसको हम विदेशी कैसे कहेंगे, नहीं कह सकते। तो इधर पे इनका अंतर था कि इसको हम विदेशी नहीं कहेंगे। इतिहासकार और उनके स्रोत, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा था। हर्ष के बारे में आपने चीज़ें देखी, गुप्त वंश के बारे में भी काफ़ी डिटेल में थोड़ी बहुत चीज़ें दी हुई हैं। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों सालों के बारे में पढ़ेंगे। यानी 1000 साल तक का इतिहास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस पुस्तक में वर्णन किया हुआ है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा उलट पलट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि पहले समोसे को समोसा और आप समोसे को जलेबी कह दें, इतना पलटा नहीं होगा। हो सकता समोसे को मतलब ऐसे ही कुछ, मतलब हल्का फुल्का, जलेबी को जलेबा बोलने लगे, थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, तो ये रहता था। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य क्या होता है, भवन निर्माण की कला होती है, तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। ये इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगी। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया। अब जब कागज सस्ता होगा, उपलब्ध होगा, तो लोग अब कागजों में लिखेंगे, और कागज थोड़ी ना ऐसा शिलालेखों और पत्थरों के जैसे चलता रहेगा, खराब हो जाता है कागज, और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन
तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे कागज का। धनी व्यक्ति, शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। अभिलेख कहाँ रखे जाते थे? अभिलेखागार, है ना, मतलब जहाँ उनको रखा जाता था उसको हम क्या कहेंगे? अभिलेखागार। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इसका उपयोग कठिन भी था। चलिए देखिए आगे का, ये कुछ आपका इधर पे दिया हुआ है। कागज का मूल देख लेते हैं। कागज का मूल इन्होंने बोला है ना कि इस सदी में आते आते कागज का मूल सस्ता हो गया था। तो कागज का मूल कब कैसा था? देखिए 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। प्रतिलिपि फोटोकॉपी होती है, याद रखना। प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी, जीरोक्स। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। वही मतलब ये बढ़िया है। और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर दिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार उस वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। यानी बात यह है कि अभी हम लोग कुछ लेने जाएंगे तो हर चीज़ हमें कागज़ में लपटी हुई मिल जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। आगे देखिए, उन दोनों छापे खाने तो थे नहीं। छापे खाने से मतलब है छाप की तो चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, है ना, कलम से लिखी जाती थी। इसलिए लिपिक तथा नकलन वे हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी बनाते थे। हाथ से ही फोटोकॉपी। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार की नकल उतारी हो तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा हुआ है। अरे कई बार, इतनी बार ऐसा हुआ है, आप लोग जब कोई क्वेश्चन आप जल्दी में उतारते हैं, जो क्या है, जब एग्ज़ाम हॉल में जब आप जल्दी से किसी नकल करके जो लिखते हैं चीज़ें, तो उसमें क्या होता है, आप पूछिए करिए ये क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे पूछोगे तो आपका मित्र क्या बोलेगा? अरे तू जल्दी लिखना, कुछ भी लिखा हो, जैसा बना हुआ है वैसा बना दे। ऐसा होता है। तो वैसा बनाने में क्या होता है कि आप उतना नहीं समझ पाएंगे कि क्लियरली क्या लिखा हुआ है। आप उस चीज़ को थोड़ा बदल के लिख देंगे, है ना, और जब बदल के लिखेंगे तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। आपको मजबूरन होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं, है ना। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। गंभीर होगी ना, अर्थ बदलता जाएगा चीज़ों का, ठीक है। वो जो बना हुआ है अभिलेख, उसका अर्थ बदलता जाएगा। और फोटोकॉपी की फोटोकॉपी, अब फोटोकॉपी कराते हैं तो क्या होता है, धुंधला जाता है पेज पूरा, होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ थी कि मान लीजिए एक दस्तावेज है, ठीक, अब इसकी हमने प्रतिलिपि बनवा दी, चलिए बन गई, है ना। अब अगर इसी से प्रतिलिपि बनाए तब तो ठीक है बात, लेकिन क्या होता था, इससे ना बनाकर इससे बनवा दी जाती थी, तो इसमें फिर थोड़ा अंतर आएगा। ओरिजिनल ये है, इसमें तो गलतियाँ हो चुकी हैं और अब इसमें भी और गलतियाँ आ जाएंगी, तो ये चीज़ रहती थी। इसको हम करेंगे पिंक कर लेते हैं आज, है ना। चलिए देखिए, हम इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। और मेन चीज़ क्या है कि हमें कैसे पता होगा कि मूल कौन सी है, यानी ओरिजिनल कौन सी है। आज का तो ठीक है कि जब आप फोटोकॉपी कराने जाएंगे तो वो ब्लैक पेज में आती है, यानी पूरा कलर जो है प्रिंट ब्लैक होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में हमें अंतर पता होगा, लेकिन उस समय पे जब लिखी ही जाती थी तो कैसे पता होगा कि ओरिजिनल कौन सी है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। ये पिंक कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए चलो इसको ग्रीन कर लेते हैं।
कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करता रहता था। आज भी तो यही होता है ना। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था। 56 से कब लिखेगा? 58 में। जियाउद्दीन बर्नी ने 58 में लिख दिया। दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं है। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, सेकंड मिला, सेकंड तो इन लोगों को मिल गया, और फर्स्ट तो जाने कहाँ पे दबा हुआ था बहुत दिनों तक, 1971 तक नहीं मिला, 71 तक। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 1700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है 1000 साल का इतिहास। मूल रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक अंतर के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं हमें। जैसे सिंचाई में राहट का प्रयोग किया जाता है। राहट आप एक बार क्या करना कि यूट्यूब पे डालना राहट, तो वो दिखा देगा कि राहट किस प्रकार से चलती थी उस समय पे, है ना। सिंचाई में, कताई में चरखा, और युद्ध में आग्नेयास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार उपयोग किए जाते थे। इस उपमहाद्वीप में कई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। अच्छा एक बात सुनिए आप लोग कि जैसे इधर पर राहट दिखाया गया है, अब सिंचाई उसमें जैसे मान लीजिए एग्जाम में आएगा कि राहट किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता था, तो आप बता देंगे सिंचाई, तो ये तो हो गया आपका रटना। ठीक है, यानी हमने रट्टा मार लिया, राहट सिंचाई में काम आता है। लेकिन क्या हमें पता है कि राहट किस प्रकार से चलता था, उसकी तस्वीर कैसे होती थी। तो ऐसे ही शब्द जब आपको मिलें तो हमें रटना नहीं है, एक बार गूगल या यूट्यूब पर उसका चलना देखना है कि कैसे चलता था, कैसी इसकी तस्वीर थी। उससे क्या होगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा, माइंड में एकदम छप जाएंगी चीज़ें, है ना। चलिए देखिए, ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल था। चलिए देखिए आगे अध्याय 5, 6, 7 में आप इनके बारे 5, 6, 7 में आप बाद में देखेंगे, पहला चैप्टर देखिए। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। लोग बाग इधर से उधर जाते थे, इधर हैं तो इधर पहुंचेंगे, है ना। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का, देखिए राहट आपका दिखाएगा, देखिए मैं आपको बताऊं, ये चीज़ जो है ये गोल गोल घूमेगी, ये गोल गोल घूमेगी, और इसमें से जगह जगह पर क्या होगा, जो आपको दिख रहे हैं जगह जगह पर बाल्टी टाइप के डिब्बे लगे होंगे छोटे छोटे, है ना। और जब ये ऐसा घूमेगा इस जैसा भी घूमेगा तो क्या होगा कि जब यहाँ इस हिस्से में भरा होगा पानी है, और जब वो डिब्बे या बाल्टी इस हिस्से से निकलेंगी, इसका कलर चेंज करके मैं आपको बताऊं कि जब इस हिस्से से निकलेंगे तो वो भर जाएंगे, आई बात समझ। और जब इस साइड भरे हुए जाएंगे फिर इस साइड पलटेगा, तो इधर से ऐसा खेत की साइड एक इधर से ऐसा बनाया जाएगा कि वो यहाँ से पलट जाएगा, तो ई घूम घूम के ऐसा चरखा इस टाइप का चलता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से चलता था आपका राहट। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह हो गया है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, है ना, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समूह उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्तल लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति होती थी कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया, तो ये समूह भी यहाँ पे आ चुके थे। चलिए देखिए
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, है ना। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुए, यानी बहुत तेजी से जो है जंगल काटे गए, जंगल काटे घर बनाए, जंगल काटे खेती के लिए ज़मीन निकाली। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जो वनवास में रहते थे वहाँ से तो वनवासियों का घर ही मिट गया, वनवासियों का वन ही घर है, ठीक है। जनजाति भी वन में रहती तो वो उनका घर है, और जो हम वन काट देंगे तो लोग वहाँ कहाँ रहेंगे, तो मजबूरन उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाइयों, पुजारियों, मठों तथा मंदिरों से प्रभावित होने लगे। यानी जो वनवासी थे वो तरह तरह के काम करने लगे। कुछ तो क्या है कृषक बन गए, कुछ क्षेत्रीय बाजार में काम किया, कुछ मुखिया बन गए, कुछ पुजारी, कुछ मठ मंदिर, इन सब चीज़ों में लग गए। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी, बेगार करनी पड़ती थी, यानी उनकी मजदूरी, जिसको बेगारी कहते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी भी करते थे, अलग अलग काम। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज के ऊंच नीच का दर्जा दे दिया समाज में, कि भाई ये मेलड होता है तो इसको हम छुआछूत से दूर रखेंगे, छुएंगे नहीं, ठीक है। इसको जाति के हिसाब से लोगों को बांट दिया गया। इधर ये स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई दर्जा। चलिए देखिए, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाइयों का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी, है ना। तो जिस एरिया में रहेंगे तो उसका मानना पड़ेगा कि उनके कैसे कायदे कानून नियम चलते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य, तो क्षेत्र और साम्राज्य की क्या स्थिति थी। चोल, अध्याय 2 में हम चोलों के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक आपको देखें, तुगलक मुगल नहीं, ये आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी वाला। और इसके बाद आपके मुगल अध्याय 4 में 2, 3, 4 तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से काफ़ी चीज़ों को समझाया गया है। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कौन से वंश से है आपका, गुलाम वंश, जिसको ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। रजिया सुल्तान किस वंश से थी, है ना, तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश से ही थी। पहली महिला शासक, क्या नाम था इसके पिता का, नाम क्या था, इल्तुतमिश, है ना। तो दिल्ली के सुल्तान बलबन, चलिए देखिए आगे, गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 तक रहे, की प्रशंसा में संस्कृत प्रशस्ति आपकी होती है जिसकी प्रशंसा लिखी गई हो। बलबन की प्रशंसा मिलेगी आपको, कि उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखिए, तो देख लेंगे बाद में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल यानी बंगाल के गोंड तक से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था। और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत में आपका दिरमण भी आता था। गोंड, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या है, आगे पलायन कर जाते थे। बलबन की बहुत विशाल सेना थी, इसलिए लोग बाग उसकी सेना के आगे नहीं टिक पाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहे हैं
कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे? उल्लेख क्यों करते थे? उल्लेख क्यों करेंगे? अभिलेख लिखवाते थे ताकि लोग बाग उनकी विजयों के बारे में जाने, उनके बारे में जाने, इसलिए अभिलेख लिखवा देते थे। देखिए इधर पे आपको पश्चिम बंगाल में गोंड तक बताया गया है, इधर से आपका पूरा हिस्सा इधर तक, इधर पे सिंध तक, तो पूरा इतना सारा हिस्सा था बलवन का। ठीक है, चलिए देखिए आगे। भाषा तथा क्षेत्र, तो जो है भाषा तथा क्षेत्र का क्या है कि एक क्षेत्र में आप जाएंगे, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको भाषा में बदलाव मिलेगा। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। देखिए, सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री आपकी दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती थी, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, ठीक है ना, गौड़ी बंगाल में, अवधी हिंदवी, तो दिल्ली के आसपास हिंदी भी थी। अवधी आपकी कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अवधी बोली जाती है। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। ये नहीं था कि इतने हिस्से में संस्कृत बोली जाएगी, ठीक है ना। ये क्या थी आपकी? यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। यानी जो कोई पढ़ा लिखा होता था वो संस्कृत जानता था, और बाकी आम जनता में क्षेत्रीय भाषाएं चलती थी। क्षेत्रीय भाषा, आप बंगाल की साइड जाएंगे तो उस समय पर गौड़ी भाषा चलती थी, है ना। माहवारी आपकी तमिलनाडु में चलती थी, माहवारी याद कर लीजिए क्योंकि अलग नाम है इसका बिल्कुल। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई और ये सब देख लेना आप लोग। चलिए आगे देखिए। सन 1700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। 700 तक क्या हुआ कि अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी, एक दूसरे से लड़ना रहता था। जैसे देखिए, कभी कभी चोल, खलजी, खिलजी, कहीं कहीं आपको खिलजी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 में देखेंगे तो ये आप बाद में देख लेंगे, अध्याय 3 और 4 पढ़ेंगे जब देखेंगे इसको। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। क्या हुआ? 18वीं सदी में मुगल वंश ढलने लगा, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। बड़ा साम्राज्य ढलेगा तो क्या होगा? छोटे छोटे राज्य बनेंगे, छोटे छोटे राजा बनेंगे। उधर पे जो लोग थोड़ी सी शक्तिशाली है वो अपना अपना राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर देगा, तो क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चला रहे थे, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा है और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली हैं। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों से उभरी हुई हैं। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। क्या परंपराएं? ऐसी परंपराएं में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनकी चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। चलिए इसमें आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इधर तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया, ये देखिए। अब देखिए जो संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान थे किनको थे? ब्राह्मणों को थे, और इसी के कारण ब्राह्मणों को बहुत ही आदर सम्मान दिया जाता था। इनके संरक्षक थे किनके? ग्रंथों के। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन
संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ब्राह्मण भी तो आपके राजाओं के यहाँ रहते थे। चलिए देखिए, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। भक्ति योग आया अब आपका। ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी क्या है, इधर पे ये चीज़ आई भक्ति काल में कि हर इंसान अपने आप में ब्राह्मण बने। वही तो बताया गया है कि भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी, तो वो हम बाद में देखेंगे। जब अध्याय 8 आएगा तो 8 में देख लेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ, नए नए धर्म निकले। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। किसको मुसलमान मानते थे? कुरान शरीफ को धर्म ग्रंथ, कि हमारा धर्म ग्रंथ है। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे। एक ईश्वर वाला काम था इनका, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता था, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आई बात समझ, भेदभाव नहीं था, है ना। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। सिया और सुन्नी मुसलमान आपके होते हैं, है ना। तो सिया अपने नेता किसको मानते थे? अपना नेता। तो जो पैगंबर साहब थे उनका दामाद था अली, उसको मानते थे अपना नेता। चलिए देखिए आगे। और कुछ जो थे सुन्नी थे, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत थे। न्याय सिद्धांत कौन से थे? इस्लाम के न्याय सिद्धांत थे हनफी और सफ़ी। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्न भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। चलिए देखिए, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार कर लेते हैं थोड़ा। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिनों, वर्षों वाला काम नहीं है इनका, है ना। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आगे वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी जहाँ से परिवर्तन स्टार्ट हुए, इन्होंने वहाँ से समय का परिवर्तन माना, वहाँ से कालखंड की। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। और घंटों, दिनों, वर्षों में तो आप समय का अध्ययन करेंगे तो आपका नहीं होगा, है ना। तो क्या करते थे? बड़े बड़े कालखंडों में इस चीज़ को बांट देते थे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। कितने युगों में बांट दिया अंग्रेजों ने? तो पहले तो यहाँ पे हिंदू राज्य करते थे इंडिया में, फिर मुस्लिम आए। मुस्लिम आपके जो मुगल वंश और गुलाम वंश वगैरह, तुगलक वंश वगैरह आए, है ना। और इसके बाद कौन आया? मुसलमानों के बाद आया यहाँ पे ब्रिटिश शासन चला। तो 3 कालखंड बांट दिए इन्होंने, अंग्रेजों ने इतिहास के लिए, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो याद रखिए कि अंग्रेज इतिहासकारों ने किस प्रकार से इंडिया का विभाजन किया, है ना। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है ज़्यादा। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के
आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। जो ब्रिटिश के इतिहासकार थे उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक या आप बोले आर्थिक, तो इन चीज़ों को नहीं लिया। उन्होंने लिया, कैसे लिया उन्होंने, पहले हिंदुओं ने राज्य किया, फिर हिंदुओं के बाद मुस्लिम आए, फिर इसके बाद ब्रिटिश आ गए, तो उन्होंने इस प्रकार से लिया। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांव के निवासी तथा प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया 700 से 1750 के मध्य की चीज़ें बताई गई हैं, है ना। चलिए देखिए आगे मध्यकालीन इतिहास। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, जो प्रधान धर्म था वो आपका हिंदू धर्म माना जाता है। सबसे पुराना धर्म कौन सा माना जाता है पता है आपको? सनातन धर्म, हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है, हिंदू धर्म ही है। इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप की व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार में जानकारी मिलेगी। चलिए देखिए हम भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी, 18वीं से 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्नता मिली है। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती थी। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था, रूढ़िवादी नहीं था। कितना बचा हुआ है आपका? 1 मिनट, क्योंकि 40 मिनट आपका हो चुका है, खत्म है चैप्टर इधर पे आपका। चलिए देखिए इतना और रहे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष की तुलना में कर सकते हैं। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि क्या बदल चुका है। तो ये चीज़ आपका क्या चैप्टर ख़त्म है। और आपके महत्वपूर्ण शब्द होंगे, महत्वपूर्ण शब्दों के साथ आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो ये सब तो हम करेंगे क्वेश्चन आंसर वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको बिल्कुल से लाइक कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से लाइक कर दीजिए। देखते हैं इसका कितना मोटा आएगा ये लिखने में। ओ सही है, चलिए इसको ब्लू ही कर देते हैं, पतला करके। चलिए हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।